हेलो नमस्कार जय हिंद। देखो भाई, लास्ट क्लास तक आप लोगों ने अभी तक जो है अपना चैप्टर अमाइन में है ना, यानी एमीन में क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? क्षारीय गुण पढ़ लिया है ना। क्षारीय गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षारीय प्रकृति है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में क्षारीय प्रकृति हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्षारीय प्रकृति में आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है? आपने पढ़ लिया है इसमें कि जो पीकेबी मान होता है उसके आधार पर अमाइनों की क्षारीय प्रकृति, जितना पी के ए मान क्या होगा, अधिक होगा, उतना क्या होगा, क्षारीय गुण कम होगा, है ना। ये तो है था भाई। आप लोगों ने क्या लिखा था? क्षारकीय गुण या प्रकृति बोल दो। वो होता है क्या चीज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्त कर्मानुपाती किसके? पी के ए के मान, है ना। सॉरी, पी के बी, ए तो होता है एसिड के लिए, है ना। पीकेबी मान के लिए, है ना। तो पीकेबी मान पे निर्भर करता है क्या भाई? लास्ट क्लास तक आप लोगों ने यही तो पढ़ा था। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पीकेबी मान होता है उस पर कैसे अमाइनों की क्षारीय प्रकृति निर्भर करता है ना। यानी पीकेबी मान के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षारीय गुण। अब हमको यहाँ पर क्या है कि यह समझना है कि जो अमाइन होते हैं, एमीन होते हैं, उनकी क्षारीय प्रकृति उसकी संरचना पर भी निर्भर करता है। संरचना कैसी है, ठीक है। उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस, अवरोध व्यवरोध उत्पन्न करने वाले उसके आसपास कितने अणु हैं, एल्किल समूह अगर जुड़ जाए तो वो कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। इन सभी बातों पर भी डिपेंड करता है क्षारीय प्रकृति अमाइनों की, ठीक है। तो अब हमको यही देखना है कि सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे संरचना की, अमीनों की संरचना और उसकी क्षारकता में संबंध, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग, अमीनों की संरचना, अमीनों की संरचना तथा क्षारक, क्षारक में संबंध, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रक्चर जो होती है उसके ऊपर कैसे डिपेंड रहता है ये। अमीनों का जो क्षारीय गुण है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? कि वो कितना प्रोटॉन करता है प्राप्त, ठीक है ना। तो हम यहां पर यह लिखते हैं कि अमीनों की अमीनों का लिखो ना, अमीनों का क्षारकीय गुण अम्लों से प्रोटॉन, क्या चीज? हाँ, अम्लों से, ऐसे तो लगाए नहीं, अम्लों से प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की सहजता पर निर्भर करता है, सहजता पर निर्भर करता है। जो अमाइन प्राप्त कर लेगा किसी अम्ल से प्रोटॉन, वो अमाइन क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो धनावेशित होने के बाद उसकी स्थायित्व क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। और स्थायित्व बढ़ने से क्या होता है? उसकी जो क्षारीय प्रकृति होता है वो क्या होता है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी हम इसमें ये लिखेंगे एक लाइन कि एमिनो का धनायन जितना
अधिक अधिक स्थायी अधिक स्थायी होगा। वह एमीन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। क्या होगा? उतना ही अधिक क्षारीय होगा। समझा रहे तू या नहीं समझा? ये होता है एमीनों का, ठीक है ना, स्थायित्व। प्रोटॉन को वो प्राप्त करता है, एमीन जितने भी होते हैं। प्रोटॉन कहां से लेगा? वो प्रोटॉन जो दाता होता है वो तो अम्ल होता है ना, तो अम्ल से प्रोटॉन प्राप्त करके एमीन बनाता है धनायन। और वो जो बनेगा धनायन, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, वो उतना ही अधिक क्या होगा? क्षारीय होगा। हमें उसी को देखना है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो देखेंगे वो अमोनिया और एल्किल एमीन में देखेंगे कि कौन अधिक स्थायी है, ठीक है ना, या कौन अधिक क्षारीय है। ये पक्की बात है कि जो अमोनिया होता है वो अपना लोन पेयर त्यागता है, किसी प्रोटॉन को देता है और अमोनियम आयन बनाता है जो कि धनायन होता है, ठीक है। और वो जो अमोनियम आयन प्राप्त हुआ है वो और दूसरा अमाइन, दोनों में से कौन स्टेबल होगा? मोर अमोनियम होगा। दोनों में से अधिक क्षारीय कौन होगा? अमोनियम होगा, ठीक है ना। अमोनियम, आओ देखो उसमें, तो जो अमोनियम बनेगा उसका स्थायित्व कितना है वो हमको देखना होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? अमोनिया बनाम मतलब वर्सेस अमोनिया वर्सेस एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन, एल्केन अमीन, एल्केन एल्केन अमीन, एल्केन अमीन, एल्केन अमीन, एल्केन अमीन यानी कि अमोनिया वर्सेस एल्केन अमाइन, ठीक है भाई। देखो अमोनिया वर्सेस एल्केन अमाइन। अब देखो इसमें क्या होता है, अमोनिया को हमें देखना है। देखो भाई हमारे पास एक तो है अमोनिया, ये NH हो गया, ये भी H हो गया, NH 3 हो गया, तो ये लोन पेयर हो गया ना, ये ये लोन पेयर हो गया। अब ये है अमोनिया, देखो ये हमारे पास में है अमोनिया, ये अमोनिया है। अब अगर इस अमोनिया को क्या मिल जाए? प्रोटॉन मिल जाए, H+ मिल जाए, तो ये लोन पेयर जो होता है इसको एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम बनाता है, NH4 बन गया और ये प्लस हो गया। अब ये जो अमोनियम है, ये अमोनियम क्षार बन गया, मतलब क्षार तो है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्षार तो होता है, तो ये क्षार है। लेकिन अब हम एक और देख रहे हैं, एल्केन अमाइन, ये R हो गया और हमारे पास ये NH2 हो गया, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी आया भिखारी प्रोटॉन, बस इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो अब ये अपना प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको देकर के बंद बना लेगा, डेटी बॉन्ड। अब यहां पर जो बनेगा RNH3 बनेगा, है ना, और ये क्या आ गया उसके ऊपर? प्लस। ये हो गया एल्केन अमाइन, ये क्या हो गया? एल्केन अमाइन। एल्केन अमीन बन गया, है ना। अब ये जो एल्केन अमीन है, ये और ये दोनों में से अधिक क्षारीय कौन होगा? ये है अमोनिया और ये है एल्केन अमीन, ठीक है। एल्केन अमीन है ये, एल्केन अमीन,
और ये हो गया एल्केन अमोनियम, एल्केन अमोनियम, ठीक है ना, ये अमोनियम है, प्लस आ गया ना उसके ऊपर, इसलिए अब दोनों में से ज्यादा क्षारीय कौन होगा? दोनों में से ज्यादा क्षारीय वो होगा जो बाहर से आने वाले प्रोटॉन को स्थायी प्राप्त कर दे, स्थायी तो दे दे, ठीक है ना। अब ये जो बाहर से आ रहा है, कौन आ रहा है? प्रोटॉन आ रहा है, प्रोटॉन पर आवेश जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो जो नाइट्रोजन इजिली अपना लोन पेयर उसको दे देगा, सबसे अधिक इजिली जिसका लोन पेयर अवेलेबल रहेगा बाहर से आने वाले प्रोटॉन के लिए, वो अमाइन ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा क्षारीय होगा। अब देखो, अब ये हमारे पास जो अमोनिया है, इधर देखो ध्यान से, NH, ये जो यहां पर कितने हैं? 4 हैं इस पर, इस पर 4 कौन है? H है, और ये प्लस चार्ज है। अब ये जो प्लस आवेश है, ये आवेश केवल नाइट्रोजन के पास तो रह जाएगा, ये अपना इसको देगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसमें क्या देखो, इसमें यहां जो कार्बन परमाणु है इधर R, ये इलेक्ट्रॉन धकेलने वाला होता है ना, जानते हो ना, ये जो होता है कार्बन इसके अंदर R के अंदर, ये कार्बन नाइट्रोजन की ओर अपना इलेक्ट्रॉन धकेलता है ना, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज्यादा होती है नाइट्रोजन के ऊपर, तो जो बाहर से प्रोटॉन आ रहा है वो खुश हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि भैया हमारे लिए तो प्रोटॉन जो है वो खुश होता है कि हमारे लिए तो इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल, लेकिन यहां से जो R धकेलता है वो उसको और थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज्यादा होती है नाइट्रोजन के ऊपर जब एल्किल समूह जुड़ जाता है। अमोनिया में ऐसा है नहीं, उसके पास जो लोन पेयर था वो उसको दे दिया, तो वहां पर जो प्लस आवेश है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर वो कम स्थायी है, यहां पर ये प्लस आवेश ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसको इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मिलता जा रहा है, R ग्रुप उसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो R होता है ये प्लस I प्रभाव दर्शाता है, क्या होता है? I प्रभाव, प्लस I इफेक्ट शो करता है, ये मतलब प्लस I इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन धकेलता है वो प्लस I इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। तो यहां पर प्लस I इफेक्ट की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन का आवेश जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, आवेश का वितरण हो जाता है। और ये क्या हुआ देखो, है ना, तो जितना ज्यादा एल्किल समूह बढ़ता रहेगा N के ऊपर वो उतना ही अधिक क्षारीय होता जाएगा, और ये केवल गैसीय प्रवस्था में ही होता है ऑर्डर, ठीक है ना, जलीय अवस्था में नहीं होता है। तो आपने यहां पर लिखना है इधर कि गैसीय अवस्था में, हमें क्या लिखना है? गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठीक है ना। तो गैसीय अवस्था में क्या होता है भाई, यानी आप ये कह सकते हो एल्किल समूह यानी कौन? R की इलेक्ट्रॉन धकेलने की प्रकृति के कारण नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युगल की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, प्रोटॉन और वो स्थायित्व हो जाता है। देखो इसमें क्या है ना, उपलब्धता क्या होगी उसकी, बढ़ गई, किसकी? इलेक्ट्रॉन पेयर की नाइट्रोजन पे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन के लिए जो साझेदारी के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब क्या हो गया,
देखो अमोनियम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अमोनियम धनायन, अमोनियम धनायन पर एल्कील समूह, एल्कील एल्कील समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, आवेश का वितरण होता है। क्या होता है, आवेश वितरण होता है, आवेश वितरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप अमोनियम, अमोनियम धनायन का स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः अब हम कह सकते हैं, अतः एल्कीन, एल्कीन एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय, अधिक क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय होता है। ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया कि एल्कील एमीन जो होता है वो ज्यादा क्षारीय होता है अमोनियम की, सॉरी अमोनिया की तुलना में। ठीक है ना, इसका केवल दो ही रीजन होता है, इसका एल्कीन एमीन के अधिक क्षारीय होने केवल दो ही रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि उसके ऊपर जो कार्बन होता है एल्कील समूह का, वो इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलता है। तो जो प्रोटॉन बाहर से आने वाला है उसके लिए इलेक्ट्रॉन साझेदारी की उपलब्धता को बढ़ा देता है, तो स्टेबल हो गया वो। और दूसरा ये है कि जो आर होता है प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव को दर्शाता है। तो आवेश का वितरण होता है, उससे क्या होता है, स्थायी प्राप्त करता है, इसलिए दो ही रीजन होते हैं। अब ये केवल गैसीय अवस्था में ही है लागू, आगे फेल हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि एल्कील अमाइन पे जितना एल्कील समूह बढ़ता जाएगा उसका सारे गुण उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है ना, यानी हम ये लिख सकते हैं कि गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में एल्कील समूह बढ़ने पर, एल्कील समूह बढ़ने पर, एल्कील समूह बढ़ने पर एमीन की क्षारीय गुण बढ़ता है, क्षारीय गुण बढ़ता है। ठीक है ना, ये केवल कहां पर है, गैसीय अवस्था में। तो अब आप ये कह सकते हो कि इसका जो ऑर्डर होगा कुछ ऐसा होगा, देखो देखने को ध्यान से, RNH2, अच्छा इससे पहले कौन होगा, अमोनिया, अमोनिया से अधिक क्षारीय कौन होगा, RNH2 जो कि 1 डिग्री होता है। ये हो गया तुम्हारा अमोनिया 1 डिग्री एमीन, इससे अधिक कौन होगा, 2 डिग्री एमीन होगा। ठीक, 2 डिग्री एमीन, इससे अधिक कौन होगा, 3 डिग्री एमीन। ठीक है ना, ये होगा 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन ज्यादा क्षारीय होगा। और
अमोनियम आयन जो बनेगा 4 वाला, देखो R हो गया, N हो गया, इधर R डैश हो गया, R डबल डैश हो गया, इधर R ट्रिपल डैश, मतलब इसके ऊपर 4 बन गए। ये कौन हो गया? अमोनियम आयन। तो एल्किल समूह जितना बढ़ता जाएगा उतने अधिक सारे गुण उसकी बढ़ती जाएगी। दो इसके रीजन होते हैं, इलेक्ट्रॉन धकेलता है ये, ठीक है ना, एक दूसरा ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए क्या हो गया, सारे गुण इसका बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये केवल गैसीय अवस्था में है। अब हम लोगों को देखना है जलीय अवस्था में। तो ध्यान रहे ना, ये केवल गैसीय अवस्था में ही होता है, ठीक है ना। देखो अब हम लोग ना जलीय अवस्था में देखेंगे। अब जलीय अवस्था में इसका जो उल्टा होता है, देखो तो यहां लिखो जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में जलीय अवस्था में देखो, अब जलीय अवस्था में दो चीज हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है उसको, दूसरा ये कि जल योजन क्षमता किसकी अधिक है, किसकी अधिक है। जल योजन क्षमता भी हम लोग इसमें देखते हैं भाई, प्लस आई हम लोग देखते हैं, साथ में जल योजन क्षमता भी देखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, देखो R हो गया, NH2 हो गया ना, तो इसके पास जो H है वो कितने, 2 H है, एक H ये, एक H ये। आप इसको जैसे ही जल में डालोगे, तो जैसे ही जल में डालोगे तो ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग करता है, अमाइन का H, ऐसी दर। देख रहा है? तो अब ये क्या, ये 1 डिग्री अमीन है, अमाइन है। इससे पहले देखो, अब इसके पास कितना है, 3 H होगा, अमोनिया के पास में कितना होगा, 3 H होगा इसके पास। अब इसके पास का 3 H है, तो ये क्या, ये 3 H2O के अणु को H बंध द्वारा जोड़ सकता है ना। देखो इधर ये कौन है, अमोनिया, ये अमोनिया है, और यहां पर क्या है, H2O इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि विलायक योजन क्षमता अमोनिया की ज्यादा है। 3 H उसके पास है, तो 3 H2O अणु के साथ वो जुड़ सकता है। और ये इसके पास RNH2 है, मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है, तो इसके पास 2 ही तो H रहेगा, तो केवल 2 ही H2O अणुओं को जोड़ सकता है, H आबंध द्वारा बंधित हो सकता है। अब हमारे पास जो तीसरा आता है 2 डिग्री, इसके पास H केवल एक ही रहेगा। देखो इसमें क्या आ गया, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री एमीन, अमाइन कह लो, एमीन कह लो, बात किया है। अब इसके पास क्या है, एक ही H2O के अणु है, तो विलायक योजन क्षमता इसकी जो है अमोनिया की सबसे अधिक है। 1 डिग्री की थोड़ी कम हो गई, 2 डिग्री की थोड़ी और कम हो गई, और 3 डिग्री के पास तो है ही नहीं H, तो वो अटैच कैसे होगा, है ना। ये R हो गया, ये भी R हो गया। अब इसके पास H नहीं है, उसके पास H अगर नहीं है तो भाई कैसे काम होगा। देखो इसके पास तो H की उपलब्धता है ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसमें विलायक योजन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये प्लस साइन बन गया ना। तो इस वाले केस में क्या होता है, जब जल में हम लोग डालते हैं तो जल में R का प्लस आई प्रभाव पहला, दूसरा विलायक योजन क्षमता कह लो, कुछ भी कह लो आप,
विलायक योजन क्षमता। इन दोनों पर अमोनिया की जो क्षारकीय प्रबलता है वो निर्भर करता है, इस पर भी और इस पर भी। अब देखो 1 डिग्री के अंदर R नहीं है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की जो उपलब्धता है वो बढ़ा नहीं पाता, लेकिन वो जल को अधिक क्या कर सकता है, अपने अंदर वियोजित कर सकता है H अबंध द्वारा। मतलब उसको जल योजन क्षमता है ना, उसको योजित कर सकता है, योजित नहीं योजित कर सकता है, मतलब जोड़ सकता है H बंध से। इसमें केवल 2 ही, इसमें R ग्रुप तो बढ़ गया, H के साथ जल कितने हैं, 2 ही अणु हैं, यानी कि यहां से ये प्लस I इफेक्ट दे तो रहा है इसको, लेकिन प्रभावी नहीं उतना, उतना क्या नहीं है, प्रभावी नहीं। हाँ प्रभावी नहीं है, प्लस I इफेक्ट। इसके अंदर 2 R ग्रुप इसको दे रहा है, लेकिन ये इतना प्रभावी कम हो गया थोड़ा इसकी तुलना में। तो जलीय जो क्या होता है अवस्था होता है उसमें अमोनियम आयन ज्यादा क्षारीय होता है 1 डिग्री की तुलना में, और 1 डिग्री ज्यादा क्षारीय होता है 2 डिग्री की तुलना में, और जो 3 डिग्री है वो सबसे कम क्षारीय होता है, वो सबसे कम क्षारीय होता है, ठीक है ना। ये होता है ऑर्डर किसमें, जलीय अवस्था में। अब इसमें एक बात और आता है कि अगर मान लो CH3 समूह है सेम, फिर तो ठीक है ये। अब यहां पर हम लोग उसकी स्ट्रक्चर भी देखते हैं, 3 डायमेंशनल संरचना, 3D उसकी हम लोग क्या देखते हैं, संरचना, जिसका धनायन जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा उसके पास R होंगे तो स्थायित होगा, लेकिन जो चारों तरफ जो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि बाधा उत्पन्न करने वाला, वो इतना ही कम स्थायी हो पाएगा। अभी हम लोग ना 3D संरचना के आधार पर देखेंगे इसकी क्षारकता, है ना। इसे कॉपी कर लो एक बार फटाफट से। देखो भाई अभी हम आपसे एक बात और देखो कि जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में प्रतिस्थापी अमीनों की क्षारीय प्रबलता निम्न कारकों पर निर्भर करता है, करती है। देखो पहला था क्या, प्लस I प्रभाव किसका, R का। दूसरा था क्या, जल का योजन क्षमता। और तीसरा होता है त्रिविम बाधा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जल का जो योजन होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध का बनना, भाई इसमें ये तो बनता है, और यहां पर ये बोलता है कि H आबंध बनने में बाधा नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मतलब बाधा नहीं आना चाहिए भाई H आबंध बनने में। इन 3 बातों पे डिपेंड करता है।
अब ये आप देखो कि अगर मिथाइल समूह है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इथाइल समूह आ गया तब दिक्कत हो जाता है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। देखो देखिए ये अब क्या है, CH3 जो है समूह छोटा है किससे, C2H5 से, है ना। अब अगर इथाइल समूह आ गया तो भैया दिक्कत कर देता है, ठीक है ना। छोटा है C2H5 से, तो जो प्लस बनेगा नाइट्रोजन के ऊपर उसका स्थायित्व H बंद बन के तो हो सकता है। अब H बंद बनने में जो मिथाइल होता है ये बाधा उत्पन्न कम करता है और ये करता है ज्यादा, तो इसकी वजह से उसको क्षारीय गुण कम हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये इसमें होता है कि इथाइल समूह CH3 समूह की तुलना में त्रिविम बाधा अधिक उत्पन्न करता है, अधिक उत्पन्न करता है, अधिक उत्पन्न करता है। समझे आप लोग, ये ज्यादा उत्पन्न करता है बाधा, कौन, इथाइल समूह, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर है तो ऑर्डर कुछ और रहेगा, इथाइल समूह है तो, और मिथाइल है तो ऑर्डर कुछ और रहेगा। देखो कैसे ऐसे होता है इसमें, मैं इसमें तुमको एग्जांपल की तरह ना समझाता हूं, देखो देख करके। अब एक हमारे पास क्या है, C2H5NH2 है, एक हमारे पास है C2H5 ट्वाइस NH है, ठीक है। एक हमारे पास में C2H5 थराइस है ना, और ये N है। एक हमारे पास में है NH3। इसमें ये बोलता है कि जलीय माध्यम में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सबसे अधिक अम्लीय, सॉरी नॉट अम्लीय, सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा। तो अब यहां तुमको देखना है तीन चीजें, R प्रभाव, दूसरा R मतलब प्लस R इफेक्ट, दूसरा विलायक योजन क्षमता देखनी है, और तीसरा देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि त्रिविम बाधा कौन ज्यादा उत्पन्न कर रहा होगा। इसमें सबसे बात पक्की ये दिख रहा है कि जो ये है 3 वाला, इसमें 3 इथाइल समूह है तो उसमें बाधा ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है ना, बाधा उत्पन्न होगा ज्यादा, तो वहां पर R इफेक्ट अधिक है। विलायक योजन देखो वहां पर क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा ना भाई। इसमें H कहां है, इसके अंदर है, ये नहीं है, तो विलायक योजन उसमें नहीं होगा। R इफेक्ट बढ़िया है, विलायक योजन नहीं है, ऊपर से इसमें भीड़ भाड़ भी बढ़ गया है अधिक, तो इसकी क्षारीय क्या होगी, कम होगी प्रकृति, किसकी, इसकी तुलना में। अब देखो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, R इफेक्ट भी अच्छा है, विलायक योजन भी हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में कम हो रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे अधिक क्षारीय होगा वो C2H5 होल ट्वाइस वाला जो होगा, अधिक क्षारीय होगा। समझे आप लोग, है कि नहीं, ठीक है ना। सबसे अधिक क्यों होगा, 3 डिग्री वाला क्यों नहीं होगा भाई, 3 डिग्री वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर H नहीं है, विलायक योजन नहीं हो रहा है, तो पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बाधाएं उत्पन्न होगी ज्यादा। C2H5 जो अणु आकार में होता है बड़ा, तो H आमन बनने में क्या होगी, उसके अंदर परेशानी, दिक्कत होगी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे, अब लेंगे इसको हम लोग 3 डिग्री को, ठीक है ना। तो C2H5 और ये 3 आ गया, यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन होगा ज्यादा,
ये वाला पहले नहीं होगा, क्यों? इसमें R समूह कम है, ठीक है ना, लेकिन भीड़ भाड़ क्या है, थोड़ा कम हो गया है, तो इससे कम कौन होगा, ये होगा C2H5NH2, ठीक है ना, और सबसे कम होगा कौन, अमोनिया NH3। तो ये इसका ऑर्डर होता है जब C2H5 होता है, समझे आप लोग? सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री, फिर आएगा इथाइलामाइन, फिर आएगा उधर अमोनिया, ठीक है ना। ऐसे होता है इसकी क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर, ध्यान रखना है तो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग लेंगे मिथाइल समूह। देखो अब हमारे पास है कौन, यहाँ पे हम सब कुछ और लेते हैं, एक एग्जांपल। तो ये हो गया CH3NH2, ये मिथाइल अमाइन। CH3 का ट्वाइस कर दो, ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है। अब इसमें आ गया CH3 का 3 डिग्री हॉल थ्राइस आ गया। अब इसमें क्या हुआ, N बिट्स आ गया। अब इसमें अमोनिया। अब इसका ऑर्डर बदल जाएगा भाई साहब, इसका ऑर्डर अब क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, सबसे अधिक जो क्षारीय होगा वो होगा 2 डिग्री वाला, यहाँ भी कौन होगा, 2 डिग्री वाला CH3 ट्वाइस और ये NH। तुम बोलोगे क्यों होगा, तो यहां पर जो 2 डिग्री वाला है R ग्रुप ज्यादा है, विलायक योजन भी है, ठीक है ना, और स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम है। अब बढ़ते इसमें आगे, देखो अब बचा कौन, 3 डिग्री लेंगे पहले कि 2 डिग्री लेंगे पहले, सॉरी पहले 3 लेंगे, 3 डिग्री अमाइन लेंगे या फिर ये लेंगे मिथाइल अमाइन। तो पहले हम लोग लेंगे यहां पर मिथाइल अमाइन। क्या लेंगे पहले, मिथाइल अमाइन CH3NH2। क्यों लिया यहां पर आपने इसको, यहां आपने इसको लिया इसलिए कि इसके अंदर विलायक योजन ज्यादा होगा, 2 H है इसमें, और R इफेक्ट भी होगा और भीड़ भाड़ भी कम है, ठीक है ना। यहां पर विलायक योजन भी है, I इफेक्ट यहां पर क्या है, ज्यादा है, प्लस I इफेक्ट यहां पर ज्यादा है इसकी तुलना में, इसीलिए इसको दिया हमने प्राथमिकता ज्यादा, ठीक है ना। अब देखो अब कौन आएगा, 3 डिग्री वाला आएगा, ये रहा 3 डिग्री CH3 और ये N। इससे कम कौन होगा, सबसे कम होगा अमोनिया, ठीक है ना। ये क्या है इसका प्रभाव, तो इसमें मिथाइल अमाइन पहले आ रहा है 1 डिग्री अमाइन, इसमें बाद में आ रहा है, जब देखो बाद में आ रहा है, ठीक है ना। इथाइल अमाइन 1 डिग्री बाद में आ रहा है 3 डिग्री से, ये 3 डिग्री पहले आया इसलिए क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस तो इसमें है, बाधा तो इसमें है, लेकिन ये R इफेक्ट यहां ज्यादा शो कर रहा है, प्लस R इफेक्ट, ठीक है ना, प्लस I इफेक्ट R शो कर रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये विलायक योजन ज्यादा शो, यहां पर विलायक योजन अच्छा होगा इसमें, समझे आप लोग। ये करो कॉपी। ये इसके 2 एग्जांपल थे कि जलीय माध्यम में आप लोग देखते हो क्या क्या, 3 चीज देखते हो, प्लस R इफेक्ट, सॉरी R की वजह से प्लस I इफेक्ट देखते हो, और ये त्रिविम बाधा देखते हो, और दूसरा विलायक योजन क्षमता किसकी अधिक है, ठीक है। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये हमारा खत्म हुआ जल प्रवस्था और गैसीय प्रवस्था में अमीनों की क्षारीय प्रकृति कैसे घटती बढ़ती है, ठीक है ना। अगली क्लास में अपन लोग देखेंगे अरिल अमाइन, एनिलीन और अमोनिया में कौन अधिक क्षारीय होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहो।